बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के महाज पर अपने मामलात को कैसे देख रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा था, तहरीक इंसाफ में एक आम तासुर था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के बतौर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया से बड़े रिलीफ्स मिल सकते हैं। लेकिन अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद भी तहरीक इंसाफ के अंदर यही अप्रोच है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि विदिन पीटीआई जो इख्तलाफात में शिद्दत आती जा रही है, इसकी वजह क्या है। लग ये रहा है कि इस वक्त दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक वकला ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है जो तहरीक इंसाफ के जो देर से काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, एक उनका ग्रुप है और दोनों की अप्रोचेस बड़ी मुख्तलिफ हैं। तो ये मुख्तलिफ अप्रोचेस की वजह क्या है और क्या तहरीक इंसाफ इस तरीके से अपने मामलात को कामयाबी से बेहतर तरीके से आगे चला पाएगी, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर अचानक तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि आइंदा 1-2 माह इस हवाले से बहुत अहम है कि या तो कोई बड़ा फैसला कुन एहतजाज या मार्च या धरना तहरीक इंसाफ दे सकती है, और या इमरान खान साहब जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ़ साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का अगर देखा जाए उनकी पर्सनालिटी को, तो उनकी पर्सनालिटी पर एज ऑफ नाउ किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग भी एतराज़ करते थे तो उनके अपॉइंटमेंट के तरीक़े कार को, लेकिन बुनियादी चीज़ ये कि तहरीक इंसाफ जो ये समझती थी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के जाने के बाद अदालती महाज पर जो उनके मामलात हैं उनमें बेहतरी आएगी, आप समझते हैं कि अभी भी यही अप्रोच है तहरीक इंसाफ के अंदर? बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जुडिशरी से एक उम्मीद लगाई है कि वो अपने फैसले कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक करेंगे। हमारा मकसद जो है वो किसी एक शख्स की सपोर्ट या दूसरे की मुखालफत करना कभी नहीं रहा। हमारा जो सपोर्ट का बेस है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका बेसिस ये होता है कि क्या कोई बंदा जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहा है, अगर वो करेगा तो हम उसको कबूल करेंगे। अब याहिया अफरीदी साहब आए हैं, इनके बारे में जो रेपुटेशन है वो यही है कि ये आइन और कानून जो है उसके मुताबिक अपने फैसले करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सच होगा और ये अपने फैसले जो है वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अगर वैसा करेंगे तो मुझे यकीन है कि जो जुडिशरी का जो इमेज पूरी तरह टार्निश हुआ है काजी फैज़ ईसा के अहद हुकूमत में, वो रिवाइव होगा और मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो अदलिया का जो एक पिलर है वो सबसे ज़्यादा पिवटल पिलर है, और वो पिलर जो है वो पिछले 1 साल और 2 महीने में काजी फैज़ ईसा के अंडर, बल्कि कहा जाए तो 2 साल के अरसे में वो बिल्कुल मुनहदम हो चुका हुआ है, वो बिल्कुल क्रम्बल कर चुका हुआ है। और इस वक्त हमारी रियासत जो है वो 2 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, वॉबली है, और इसलिए जुडिशरी का पिलर, अदलिया का पिलर है, उसको स्ट्रेंथन करके दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर दोबारा उसको खड़ा करना होगा ताकि रियासत भी खड़ी हो सके, ताकि रियासत आगे बढ़ सके। अच्छा रऊफ़ साहब, आप चूंकि तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह हैं, इमरान खान साहब की हदायत को आप फॉलो करते हैं और तहरीक इंसाफ के जो कोर मामलात हैं उनसे आप बखूबी आगाह हैं, आप तहरीक कब तक चलते देख रहे हैं? क्योंकि जो चंद लोगों की रवां हफ्ते इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद इशारतन खान साहब ने ये कहा है कि नवंबर हर एतबार से बड़ा अहम महीना होने जा रहा है। तो आप इस बात की कोई तस्दीक या तरदीद करते हैं कि वाकई नवंबर जो इस हवाले से बड़ा अहम होगा? जी, हमारी मीटिंग एक पेशावर में हुई थी जी, अभी को 3-4 दिन पहले, 2 दिन की मीटिंग थी हमारी पॉलिटिकल कमेटी की। इसमें जो सारा बैकग्राउंड जो कुछ हुआ है पिछले 2-2.25 साल में, उसका इहाता किया गया, बहुत डिटेल में इहाता किया गया, और हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि अब हमारे लिए पब्लिक के पास जाने के अलावा कोई चारा कार नहीं है। जबकि हमारी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामेंट में और कानूनी महाज के ऊपर तो जारी रहेगी, लेकिन अब ये उसमें जो पब्लिक को शामिल करने का इस मूवमेंट में जो एक आंसर है, उसको हम अब सर फहरिस्त ले आए हैं। अच्छा। इस सिलसिले में 8 तारीख से पेशावर और कोयटा में जलसों के साथ से हमारी इस तहरीक का आगाज होगा। अच्छा। और उसके बाद कराची और पंजाब के शहरों में जाएंगे, और ये नवंबर के आखिर तक
हमारी पूरी कोशिश होगी ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। सो जो आपने सुना है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। अच्छा। नवंबर के आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला चाहेंगे कि ये अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो। तो जो लतीफ़ खोसा साहब, रऊफ हसन साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब नवंबर के आखिर में जेल से बाहर होंगे, उसकी भी वजह यही है जो आप कह रहे हैं कि हम नवंबर के अंदर, नवंबर के आगाज़ में जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं और नवंबर के एंड तक ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, या आपके नज़दीक इसकी वजह कोई और, इसकी मसलहत कोई और उनके बयान की? मेरे भाई मैं कभी ये नहीं बात करता कि खान साहब जो है वो कल जेल से आ जाएंगे या 2 दिन बाद आएंगे। मैं हमेशा जो मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि वो शख्स जेल में है क्यों, अच्छा। किस गुनाह की सजा काट रहे हैं। क्या उनका गुनाह ये है कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है? क्या उनका गुनाह ये है कि उसने इस मुल्क के लिए हॉस्पिटल किया, नमल यूनिवर्सिटीज बनाई, अलकादा यूनिवर्सिटीज बनाई, खेल के मैदान में इसको ग्लोरी की तरफ लेके गए और दौरे हुकूमत में गरीब की खिदमत की? क्या ये गुनाह है जिनकी सजा वो काट रहे हैं? तो ये मकसद नहीं है ये कहना, ये मेरे दिल में ये सोच नहीं आता। मेरा हमेशा जो सोच आती है मेरे भाई वो ये होती है कि वो क्यों उसको बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया, क्यों? और ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसमें जस्टिस काजी फायजीसा का बहुत बड़ा हाथ है, घिनौना हाथ है, अगली हाथ है। उन्होंने जिस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट किया, जिस तरीके से सजाएं दी गई, और आज जस्टिस हसन औरंगजेब साहब ने जो अबुल हसनैन के बारे में कहा है वो भी आप जरा पढ़ लीजिए। आई एम श्योर कि आपने देखा होगा। उन्होंने जिस तरीके से उसके जज होने के अमल को एक शर्म का मकाम करार दिया है। मेरा ख्याल है कि ये चाहिए जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं कि वो अपनी ये जो जुडिशरी को मातूब करने की कोशिश कर रहे हैं उसको छोड़ दें और जुडिशरी जो है उसको अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने दें, उसको इंसाफ करने दें। खान साहब बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला वापस बाहर आ जाएंगे और खान साहब किसी डील के तहत बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी जो डाउट छोड़े गए हुए हैं हमारे इस वक्त मुल्क में, वो ये भी गर्दान जो है वो आलाप रहे हैं कि जो डील है, डील नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। अगर डील करनी होती मेरे भाई तो खान साहब 15 माह से जेल में ना होते, वो पहले हफ्ते में ही डील करके बाहर आ जाते, जैसे कि इस मुल्क की जुडिशरी। तो ये इस वक्त दिस इज वेयर वी स्टैंड टुडे। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी लीगल तरीके से कोर्ट के जरिए आजाद होके वो आन और शान के साथ बाहर आए। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताइए कि लंदन में जो वाक़या पेश आया काजी फायजीसा साहब के साथ, जो उनके जिस तरह के अलकाबात से उनको नवाजा गया, उनकी गाड़ी पर मुक्के बरसाए गए, हुकूमत अब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि आपकी पार्टी वो रफ्ता रफ्ता तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रही है। आप इस हुकूमती मौक़िफ़ को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, उसमें पार्टी कहाँ मौजूद थी, पीटीआई कहाँ मौजूद थी? जो कुछ हुआ है लंदन में, लेकिन मेरी तबीयत में तो कोई तशद्दुद नहीं है। मैं तो हमेशा बैठ के बड़ी लॉजिकली और रैशनली गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा, और जो आपने कहा कि आप लोगों ने मीटिंग में ये फैसला किया कि अल्टीमेटली अब आपको अवाम में जाना पड़ेगा और अवाम से ही आप समझते हैं कि हल जो है मौजूदा सूरत हाल में निकल सकता है, अवाम निकालेगी इसको। इसमें किस तरीके से आप अवाम के साथ चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे? कोई अवामी रैला निकलने का आप लोगों का ख्याल है कि कोई रैला निकल आएगा अवाम का, या कोई जलसे जुलूस होंगे, कोई धरना होगा? क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी इस हवाले से? हम लोग जी वी आर लुकिंग एट वेरियस एस्पेक्ट्स, जिसमें नेशनल लॉकडाउन भी है, शायद हम उस तरफ जाएंगे। क्या और इसमें आप सिर्फ अकेले चलेंगे, तहरीक इंसाफ अकेले चलेगी, या आप ऑपोजिशन की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी दावत देंगे? देखिए, इस वक्त ये सारे फैसले जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हुए हैं। अच्छा। ये पार्टी फैसला करेगी कि हमने अपनी बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है, अपने साथ मिलने का कहना है। कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, बल्कि बहुत मुनासिब बात होगी कि हम उनको भी कहें। फैसले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, उनके प्लेटफॉर्म से हुए हैं। हमारी अपनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में ये फैसला। अच्छा रऊफ हसन साहब, आप लोगों ने एक पिटीशन दायर की हुई है ऑलरेडी मखसूस नशस्तों के हवाले से तौहीन अदालत की, और एक और पिटीशन आप लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी दायर कर दी है। आपने कोई हिकमत अमली ऐसी बनाई है जिसमें आप लोगों के इन केसेस के फैसले जल्दी आ सकें? देखिए, जो जुडिशरी में जो चेंज आया है काजी साहब के बाद, मेरा ख्याल है कि वो उसमें कोई एक फ्रेश ताज़ा हवा का झोंका सा महसूस हुआ है हमें।
और उन्होंने आके जो 2-3 दिनों में जो फैसले किए हैं वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। और वो जजेस जिनको कि एक बिल्कुल गैर आइनी तरीके से डिसमिस किया गया था या डेलीगेट किया गया था अपनी पोजीशन से, उनको उन्होंने उसके ऊपर दोबारा नए चीफ जस्टिस साहब ने उनको दोबारा उनके ऊपर उनको फाइज किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो बाकी फैसले हैं वो भी ठीक होंगे, और वो मुकदमा जो कि साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है, जो कि जिनको फिक्स नहीं किया गया हियरिंग के लिए, इंक्लूडिंग ये जो 2 मुकदमा जिनका आपने भी जिक्र किया है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जल्दी फिक्स होंगे और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इनके बारे में भी फैसला होगा। इस सिलसिले में जो मंसूर अली शाह साहब का जो सीनियर यूनी जज जो है, उनका जो एक मैकेनिज्म है पेंडेंसी को डील करने के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, यूनानिमसली अप्रूव किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी कारगर होगा मुकदमात के फैसलों में तेजी लाने का जो अमल है उसमें। और हमें उम्मीद लगा के बैठे हुए जो जुडिशरी से, अदलिया से हमारी हमेशा उम्मीद रही है और अब भी उम्मीद है कि वो जो आइंदा के फैसले होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताइए कि सानिया निश्तर साहिबा ने सेनेट की नशस्त से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, सानिया निश्तर साहब इस वक्त दुनिया की एक लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर के ऊपर काम कर रही है। मेरी उनसे 2 या 3 दिन पहले बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जी वो सोच रही हैं कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि हालांकि ये मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि जी इस्तीफा दें, लेकिन वो कह रही हैं कि सवालात उठे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस किस्म की बातें। तो बस मैं फिर दोबारा उनसे 1 या 2 दिन में बात करूंगा। खान साहब से मेरी मुलाकात आपको पता 8 हफ्तों से नहीं होने दी गई। उनके पास भी जाऊंगा तो उनसे भी इस सिलसिले में जिक्र करूंगा। फिर वो जैसे जो अहकाम देंगे उसके मुताबिक मैं डॉक्टर साहबा को कम्युनिकेट करूंगा ताकि वो आगे बढ़ सके। देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो सेनेटर के ओहदे से इस्तीफा देती हैं तो हम वो सेनेट की सीट जो है वो लूज कर जाएंगे। वो आप जानते हैं सेनेट की जो वर्किंग है उससे आई एम श्योर कि आप बिल्कुल ये नागाह है, तो वो सीट एक जो है हम लूज करेंगे। और दूसरी बात है कि वो एक बहुत क्रेडिबल प्रेजेंस थी खान साहब की जो कैबिनेट है उसमें, एहसास प्रोग्राम और बाकी बहुत से और इनिशिएटिव्स जो हैं उनकी वो करता धरता रही हुई है। तो हम तो चाहेंगे कि वो सेनेट में मौजूद रहे। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताइएगा कि बुशरा बीबी की रहाई के बाद इब्तदाई तौर पर तो ये खबर आई कि वो बनी गाला में रहेंगी, फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो पेशावर चली गई हैं और लाहौर इस मसलहत की बना पर नहीं आई कि लाहौर में कोई मसाइल हो सकते हैं। तो अब उन्होंने लाहौर आने का जो फैसला किया वो लाहौर पहुंची हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ये बुशरा बीबी के अपने फैसले हैं। मैं तो कम से कम इससे आगाह नहीं हूँ कि क्या क्या मुहरकात हैं किन वजूहात के ऊपर, लेकिन जो मुझे पता चला था कि वो यही था कि जी अल्टीमेटली उन्होंने जमान पाक में जाना है, लाहौर में जाना है। अच्छा, लेकिन अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद भचर साहब ने ये कहा था कि वो बनी गाला इसलिए नहीं रुकी कि बनी गाला बग्ड है, और लाहौर में ना आने की वजह ये है कि उनको ये लगता है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा उनको गिरफ्तार करवाना चाहती हैं। तो जिस दिन मलिक साहब ने ये बयान दिया सेम डे वो लाहौर पहुंच गई, इसके पीछे क्या वजह सर? जी वो लाहौर गई हैं जी, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो इस किस्म का कोई गलत इक़दाम नहीं उठाएगी और उन्हें वहाँ चैन और सुकून से जो वो बसर करना चाहती हैं वो बसर करें। उनके बहुत से चैलेंजेस हैं, खान साहब अभी जेल में हैं और खान साहब की रिहाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है पूरी पार्टी के लिए भी, और आई एम श्योर उनकी फैमिली के लिए, उनकी बेगम साहिबा, उनकी बहनों के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो खान साहब की रिहाई के ऊपर हो, और ये जो हम ये जो सियासत, ये जो हम पोलिटिकल बैटल जो हम फाइट करने जा रहे हैं नवंबर के महीने में, इसका भी प्राइम मकसद जो है वो खान साहब की रिहाई है। तो आई एम श्योर कि हम सब लोग फोकस्ड हैं अपने इस प्रिंसिपल मोटिव के ऊपर, और हमारी तमाम जो सकत और ताकत है वो इसी तरफ डायरेक्ट होगी इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। और रऊफ साहब, कभी खान साहब ने कहा है कि उनकी बहनें या उनकी अहलिया बुशरा बीबी वो सियासी मामलात में कोई दिलचस्पी लेती हैं, या आप लोगों की मामलात के अंदर, मीटिंग्स के अंदर या सियासी फैसलों के अंदर खान साहब की बहनों ने या बुशरा बीबी ने कभी कोई मुदाखलत की है? ये आपको पता है कि बसा औकात पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ें आ चुकी हुई हैं कि जी खान साहब को चाहिए कि अपने बच्चों को बुला लें या ये कर लें या वो कर लें, लेकिन खान साहब की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। उन्होंने कहा है कि मैं इस पार्टी को मारूसी पार्टी नहीं बनाना चाहता, और ये कि मेरी फैमिली का सियासत से कोई अमल दखल नहीं होगा। ये एक
प्रोफेशनली मैनेज्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी और इंतखाबात के तहत जो भी आगे इलेक्ट होगा वो इस पार्टी को लीड करेगा। अभी तक तो खान साहब हैं, वो जब तक अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, वो जब तक उनका साया कायम है वही है पार्टी के चेयरमैन, वही हमारे लीडर भी हैं। और देखिए जब ये मौका आया था, जब उनको नाअहल किया गया था, तो उस वक्त अगर वो चाहते मारूसी सियासत को अपनी पार्टी में राइज करना, तो वो अपनी बेगम साहबा को देते या अपनी बहन को देते या अपने बेटों को बुला लेते, कासिम को, सलेमान को बुला लेते, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उन्होंने वही किया जो कि एक जमहूरी जहन रखने वाला शख्स करता है। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये साहब हैं, उनको उन्होंने चेयरमैन बना दिया। बाकी सेक्रेटरी जनरल या बाकी और इम्पोर्टेंट पदों के ऊपर भी आप देखिए कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्हीं को उनको उन्होंने अपॉइंट किया। कोई उनकी फैमिली का बंदा जो है इस वक्त किसी पार्टी को देख के ऊपर फायज नहीं है। सो ये उनकी जहन की गमाजी करता है, उनकी सोच की गमाजी करता है, और वो इसी तरह से सोचते हैं कि ये पार्टी जो है, इसको पार्टी के जो है वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट हैं वही चलाएंगे, वही आगे लेंगे। अच्छा रऊफ साहब, ये भी बताइएगा कि कहते हैं कि जब किसी से दुश्मनी की जाए तो उसमें इतनी गुंजाइश ज़रूर छोड़नी चाहिए कि कल को अगर आपकी दोस्ती हो जाए तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अभी हम देख रहे हैं कि एक्स पर फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया की जानिब से जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, अब तो इत्तलात है खैर के शाहिद खान साहब ने भी उनको मना कर दिया है, लेकिन बहरहाल आपको लगता है कि ये जो सारा मामला है कल को पार्टी के मामलात में ये बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकती हैं चीज़ें? देखिए, ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ हकायक है, उनका सामना करना भी बहुत जरूरी है। फवाद चौधरी साहब को 22 जून 2023 को पार्टी से निकाला जा चुका है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो जो लेटर था वो उसकी कॉपी आपको भिजवा देता हूँ। मैं अभी बल्कि कहता हूँ रिजवान को आपको भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा खुद। उसके बाद अगर उन्होंने पार्टी में आना है, क्या वजूहात थी, क्यों वो पार्टी उन्होंने ऐलान किया पहले छोड़ने का, किसी और पार्टी में जाने का, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने उनको पार्टी से निकाला, वो देखना होगा। और वो जो उनकी अब बयानबाजी है, जो पार्टी की लीडरशिप के बारे में वो जिस किस्म की स्टेटमेंट दी है, जो ट्वीट उन्होंने मेरे बारे में किया है और उसमें जो गलीज और गंदी जुबान इस्तेमाल की है वो भी आप देख सके होंगे। बाकी भी लोगों के बारे में जो उनकी जुबान है वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है, वो करना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी डिफरेंसेस का भी इजहार करते हैं, चाहिए कि हम डिसेंसी के डोमेन में रह के बात करें, तो वो नहीं है। अब अल्टीमेटली देखिए, खान साहब का ये प्रेरोगेटिव है, एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है कि खान साहब ने बाहर आएंगे जब इंशाअल्लाह ताला करीब बहुत जल्दी, तो वो फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने पार्ट। बहुत सारे लोग हैं, मैं तो उनको सियासी जनाजे कहता हूँ, जिन्होंने पीछे को छोड़ा है वो सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। अब उनको बैरियल की जगह नहीं मिल रही, तो वो अपना कशकोल लिए हमारे दर के ऊपर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं कि जी हमें शामिल कर लीजिए, हमें वापस आने दीजिए। इन साहब का रवैया जो है वो इंतहाई जारहाना और इंतहाई डिवाइसिव है। पार्टी के अंदर ऐसा लगता है कि पार्टी में डिविजन्स क्रिएट करने के लिए इनको एक टाउटिश किस्म का जो है रोल वो दिया गया है। तो वो खान साहब आएंगे और उनका जो फैसला होगा वो हमारे लिए मुकद्दम होगा, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।